Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today is the second lecture that is about photosynthesis and role of light and carbon dioxide in photosynthesis. This is chapter 6 bioenergetics of first year biology. So let's begin the video. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो एनर्जी पोर इनऑर्गेनिक है कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक में के हाइड्रोजन और कार्बन की उसमें इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। और ये एनर्जी पोर होते हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती है। वो कोई भी कंपाउंड कार्बन का हो सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होता है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है। विच आर रिड्यूस, जिसको जो है वो रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस्ड की टर्म का मतलब होता है कि हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं, ठीक है। एक कार्बन कंपाउंड था, हाइड्रोजन हम उसमें ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज हो जाएगा, और जब वो ऑर्गेनिक बनेगा तो उसमें जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। और उस कार्बन को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो एक हमने पुअर एनर्जी कंपाउंड को एक हाई एनर्जी प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, और वो प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स थी। फोटोसिंथेसिस जो है, नेम से पता चल रहा है, फोटो मीन लाइट। तो ये वो रिएक्शन होगा जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, जिसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा। और जो ये काम करेगा उसे कहेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि इसको चेंज करेंगे। इस रिएक्शन की बात करते हैं, दिस इज द रिएक्शन कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये वाटर है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और वाटर जो है ये बाई प्रोडक्ट के जो एक्स्ट्रा वाटर था वो रिलीज हो गया। अब हम इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स की बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, ठीक है। वाटर पर रिएक्टेंट है, और लाइट जो है ये रिएक्टेंट्स है। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं जो है वो ग्लूकोज जो है वो आ जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जो है ये आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन प्रोडक्ट के तौर पे। वाटर की बात करें तो वो दोनों साइड पे इक्वेशन क्या है, वो रिएक्टेंट्स में भी है, प्रोडक्ट्स में भी है। तो बेसिकली वाटर की कोई नेट जो यील्ड है वो नहीं होती, हमें कोई नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मतलब कि हमें ना रिएक्टेंट्स में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स का जो वाटर था वो सारा यूज़ हो गया। ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, कुछ रिएक्शंस में वाटर जो है उनका प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इसी में है कि प्रोडक्ट्स में बन के जो है वो दोबारा हमें मिल जाता है वाटर, जो रिएक्टेंट्स में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, अब देखें, लाइट फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ होगा डे के टाइम में, ठीक है। और जो रिस्पिरेशन है वो ऑल द टाइम होती रहती है। अब एक मैजिक है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, एक मैकेनिज्म समझ लें आप, इसको स्टेबिलिटी समझ लें कि जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो जो उसके, ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़फुल नहीं है, वो रिस्पिरेशन यूज़ कर लेते हैं। और जो रिस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होती है लाइट के प्रेजेंस में, लेकिन रिस्पिरेशन जो है वो ऑल टाइम होती रहती है। डार्कनेस की बात करते हैं जब अंधेरा है, ठीक है। अब डार्कनेस है, लाइट ज़्यादा नहीं है, तो जो लीव और दूसरे हैं वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि उनको तो लाइट चाहिए ना, और डार्कनेस है तो अंधेरा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो रिस्पायर करेंगे, रिस्पायरेशन का प्रोसेस उनमें होगा, और वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। डान और डस्ट की बात करते हैं, यानी कि जब सुबह हो रही हो और डस्ट जब शाम हो रही हो, ठीक है। तुलुए सुबह और तुलुए आफ्ताब की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत लो होती है, अब ये फुल डार्कनेस नहीं है बल्कि थोड़ी थोड़ी सी लाइट है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे उस शॉर्ट टाइम के लिए। जब लाइट इंटेंसिटी लो है तो इनके जो रेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से जो है वो रिलीज होगी, वो इक्वल अमाउंट की रिस्पिरेशन पे जो है वो यूज़ हो जाएगी, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन से रिलीज होगी, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो यूज़ कर लेगा। अब ये ऐसा पॉइंट है जिसपे कोई भी जो है वो नेट यील्ड नहीं मिल रही। जो ऑक्सीजन है वो सीधी सीधी जाके जो है वो रिस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और रिस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में चली जाएगी, और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है, और इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। इस पॉइंट पे जब कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रही होती एटमॉस्फेयर और लीव्स के दरमियान, इस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है जहाँ पे ऑक्सीजन और जो कार्बन की यूटिलाइजेशन है वो इक्वल हो गई है, तो इसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, और ये सिर्फ होता है डान और डस्क के टाइम।
अब होता है ऐसा कि नून की बात करते हैं, दोपहर में क्या होता है, जो लाइट इंटेंसिटी है बहुत इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब लाइट बहुत ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। जब वो ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो रिस्पिरेशन इतनी सुफिशियंट नहीं होती कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर सके जितनी ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या होता है कि अब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो सेल्स जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं वो उसकी नीड को उतना पूरा नहीं कर रहे, बल्कि जितने उनके पास है वो उससे ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इस तरह क्या होगा, प्लांट्स, ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत हायर रेट पे हो रही है उस टाइम, दोपहर के टाइम। तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है, और एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी इकट्ठी होकर प्लांट्स के पास आ रही है और प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये टाइम कंपनसेशन पॉइंट नहीं है, ये जो है ये नॉर्मली वैसे पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कंपनसेशन जो पॉइंट है वो सिर्फ डॉन और डस्क के टाइम होता है। अब हम मूव करते हैं रोल ऑफ लाइट में, कि लाइट का जो है वो क्या रोल है। लाइट की बात करते हैं तो लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसने केमिकल रिएक्शन को जो है वो कैरी ऑन करना है। इसने क्या करना होता है, इसने सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करना है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एनर्जी पुअर जो कंपाउंड्स थे वो एनर्जी रिच में चेंज हो रहे हैं, तो ये लाइट की वजह से जो है वो हो रहा है। लाइट फोटो जो क्लोरोफिल होगा वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और फिर जो एब्जॉर्ब लाइट होगी वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। केमिकल में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनके CH बॉन्ड्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। CH बॉन्ड एनर्जी में स्टोर हो जाएगी और जो है इस तरह ये हो जाएगी, ठीक है। प्लांट्स की अब बात करें ना हम, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जितनी उनकी बॉडी के ऊपर जो एनर्जी फॉल कर रही है ना, जितनी भी टोटल एनर्जी फॉल कर रही है, जितनी भी सराउंडिंग में, उसका सिर्फ 1 से 2% जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, ठीक है। सिर्फ उतनी एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी सारी एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है। सिर्फ 1 से 2% एब्जॉर्ब होती है और केमिकल में चेंज होती है। अब देखने में तो ये बहुत छोटा फिगर लग रहा है और बहुत लो एफिशिएंसी लग रही है ना, लेकिन ये इतनी सी एनर्जी ही काफ़ी है इस दुनिया में ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए। जितनी भी इस ज़मीन के ऊपर जो है वो प्लांट्स रहते हैं या लाइफ्स हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए इतनी सी छोटी सी अमाउंट जो है ये काफ़ी है। अब हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है जो कि बताते हैं रिलेटिव इफेक्टिवनेस डिफरेंट वेवलेंथ्स की। अब लाइट में होती हैं वेवलेंथ्स, ठीक है। अब उन वेवलेंथ्स का क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ये एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट जो वेवलेंथ्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो उसे केमिकल में चेंज करते हैं। अब वो क्या करेंगे, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंट रेट्स के ऊपर। डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और उनका काम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। सारी लाइट्स एक तरह से नहीं होती, लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब होंगी और डिफरेंटली इफेक्टिवनेस जो है वो शो करेंगी। अब उनकी इफेक्टिवनेस को फाइंड करना, जो लाइट के अंदर वेवलेंथ है ना, उसकी इफेक्टिवनेस को फाइंड करने के लिए हम एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो यूज़ करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम हासिल कैसे होता है, हम उसे ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। अगर हमें एक्शन स्पेक्ट्रम चाहिए ना, तो हम प्लांट को जो है वो इल्यूमिनेटेड करेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के साथ, लाइक रेड, पिंक, येलो, ठीक है। ये सारे जितने भी कलर्स हैं ना जो बेसिकली वेवलेंथ के अंदर होते हैं, उन सब से जो है वो इसको इल्यूमिनेट करेंगे, लाइट पास करेंगे। अब जब उसे हर कलर जो है वो किया गया ना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है मेजर किया जाता है कि कहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा जो है वो इमिट हो रही है, रिलीज़ हो रही है लीव्स में से। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो गया, हमें पता चल जाएगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा हुई है। और ये जो सारा डाटा ये ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, इसको बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जब हुआ तो ये एक जर्मन बियोलॉजिस्ट थे, TW एगलमैन। इन्होंने 1883 में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे काम किया तो इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया दैट इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि जो सेलो फिलामेंट्स हैं स्पाइरोगायरा के, जब उन्हें डिफरेंट वेवलेंथ से इल्यूमिनेट किया गया, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट है वो सिर्फ तब सेल पे शो होता है जब वो ब्लू या रेड जो है वो लाइट का जो है वो लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं या वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ब्लू और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है और ये सबसे ज़्यादा जो है ये इफेक्टिव होते हैं।
तो उस पॉइंट पे इन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो हमारे पास जब ये वेवलेंथ्स आती है तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है। तो जितनी ऑक्सीजन रिलीज़ होगी हम फोटोसिंथेटिक का रेट उतना हाई कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो रेड और ब्लू लाइट से जो है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है ये इन पे जो है वो इफेक्टिव वेवलेंथ्स जो है ये वेवलेंथ्स इफेक्टिव है और यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो बहुत हाई होता है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। शुगर फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे बनती है, ठीक है। ये तो हमने अभी देख लिया था कि शुगर जो है वो बनेगी वो शुगर होती है हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक है। कार्बन का कोई भी छोटा सा मॉलिक्यूल ले ले, लाइक हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जब उसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मीन के उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया तो वो हाइड्रेटेड कार्बन हो जाएगी। हाइड्रेटेड कार्बन जो है वो जो है एक शुगर कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है एटीपी और NADPH को यूज़ करते हुए। इस तरह जो कार्बन है वो कार्बन के लिए सोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन का सोर्स है वो प्रोवाइड करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस की बात करने लगे तो प्रोडक्ट तो बनना है ग्लूकोज, ठीक है, शुगर। तो शुगर के लिए जो कार्बन चाहिए वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। एंटर होने के बाद जो वाटर है वो उसे एब्जॉर्ब कर देते हैं सेल वॉल्स, मीसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल होती है, ठीक है। मीसोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो इसको एब्जॉर्ब करती है और जो वाटर होता है वो इसको जो है वो इसमें डिजोल्व हो जाती है। फिर जो स्टोमेटा हैं जो लीव्स के ऊपर बहुत लार्जर नंबर पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लीव्स के सर्फेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उन्होंने जो है वो जो है उनकी एंट्री जो है वो कंट्रोल होगी स्टोमेटा से। अगर तो स्टोमेटा ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर एंटर हो जाएगी, और अगर वो क्लोज है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एंट्रेंस बैन है, वो एंटर नहीं हो सकती। तो इस तरह जितनी भी फोटोसिंथेसिस जो है वो, तो ये जो है ये बेसिक रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं जो होती है कार्बन जो होती है जो कि शुगर के अंदर चाहिए होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसका रोल या इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सिर्फ 10% फोटोसिंथेसिस, इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट उसका 10% जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनका हार्वेस्ट किया जाए कि अगर जो है वो 100 जो है वो रेट पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो 10% जो है वो कर रहे होंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि ड्राई लैंड पे रहते हैं, खुश्की पे रहते हैं, और जो बाकी 90% है वो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कर रहे होंगे, लाइक ओशंस में जो रहते हैं, जो लेक्स में रहते हैं, या जो पाउंड्स के अंदर रहते हैं। इक्वेटिक की बात करते हैं। इक्वेटिक क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज़ करते हैं, इसके साथ बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स को भी कार्बन सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लैंड के ऊपर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कार्बन सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने डिफरेंस याद रखना है कि इक्वेटिक जो है वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स सब यूज़ कर सकते हैं कार्बन सोर्स के लिए, लेकिन जो लैंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स के लिए, ठीक है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.